all requested to accept this recording if it comes to you. So it is again warm welcome to all of you in our this pre-PhD course class for all of you who are here in online and offline mode both. So we have been, as for last 3 days of this week and one earlier on 15th of December, we have discussed. So yesterday I told that whatever we have discussed, I would like to invite anyone among you to summarize in brief so that we are not delinked with what we have been discussing and where we are progressing further. तो जितना हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया है पिछले 4 सत्रों में, 3 इस सप्ताह में और एक पिछले माह 15 दिसंबर को, उसके अग्रिम क्रम में आज के इस सत्र में बात करने से पहले जितना हम लोगों ने बात किया उसका एक समराइज मैं अपेक्षा करूंगा कि आप में से कोई उसको कहेंगे तो बेहतर होगा। इससे यह भी लगेगा कि एक कंटिन्यूटी है हमारे इस शोध के प्रारंभिक पाठ्यक्रम में। तो और आप पहले से इसको थोड़ा सा सोच कर आए, जो भी ये कहना चाहते हैं आपस में चर्चा कर लें, ताकि इट इज सिस्टमेटिकली कमिंग आउट एंड इट इज बेनिफिटिंग एंड एनरिचिंग ऑल ऑफ यू अगेन एंड रिफ्रेशिंग विथ whatever we have discussed in previous sessions. So any one of you invited. Who is going to refresh all others? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक कोशिश करना चाहूँगा थोड़ा रिवाइज करवाने की, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ जरूर, और करें, प्रयास करें और अच्छा प्रयास करें, आपको हमारी अगर थैंक यू सर। सर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि एक तो कोर्स के सिलेबस के साथ, फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे कि व्हाट इज फिलॉसफी, दर्शन क्या होता है और क्यों हम पीएचडी को एक डिग्री ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। उसके बाद हमने थोड़ा प्लेजरिज्म के बारे में और प्लेजरिज्म को क्यों अवॉइड करना चाहिए और रिसर्चर की क्या ड्यूटीज होती हैं उसके ऊपर फोकस किया था, और अपने रिसर्च टॉपिक को कैसे ऑथेंटिकेट करना है, जैसे कि शोध गंगा में या डिफरेंट लिटरेचर्स को पढ़ के कि क्या हमने जो टॉपिक लिया है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को और कितना यूजफुल है सोसाइटी के लिए, उस पर हमने सर डिस्कशन की थी। फिर उसके बाद हमने आपने हाइपोथेसिस के बारे में और रिसर्च की एम्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने डिस्कशन की। उसके बाद एक रिसर्च क्या होती है, उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, रिसर्चर को कैसे अपना एटीट्यूड, एक न्यूट्रल एटीट्यूड मेंटेन करके रिसर्च के प्रति जाना चाहिए, उसको कोई आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और तथ्यों को छोड़कर एक माइंडसेट नहीं क्रिएट करना चाहिए, इसके ऊपर हमने फोकस किया था। और 4 तारीख के लेक्चर में सर हमारे साथ पुरुषोत्तम सर भी जुड़े थे, जिन्होंने रिसर्च राइटिंग के बारे में भी कहा गया और लिटरेचर ट्रांसलेशन स्टडीज के बारे में भी उन्होंने बात की। सर फिर साथ में हमने थोड़ा और कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो हम जब कलेक्ट करते हैं वो डेटा कलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, कैसे हम कुछ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ को हम इग्नोर कर देते हैं। हमने एग्जिस्टेंस के बारे में बात की, स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में, और सबस्टेंस क्या होता है, तत्व और पदार्थ को डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हुए और उसकी रिसर्च में और उसकी रिसर्च फिलॉसफी में ये जो टर्म्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझा। हमने इन डेप्थ संश्लेषण और विश्लेषण यानी कि सिंथेसिस और एनालिसिस को समझा, और साथ में थीसिस, एंटीथीसिस, वाद प्रतिवाद यानी प्रपोजिशन वगैरह, ये सब इन पर फोकस किया हमने। सर हाइपोथेसिस को साइंटिफिक क्यों कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिटी, ये साइंटिफिक चीज क्यों है, मतलब जैसे कि साइंटिफिक इसीलिए क्योंकि वो किसी भी टाइम पर कोई भी व्यक्ति उसको करे, अगर उसके ऊपर रिसर्च करे तो वो रिजल्ट जो है थ्रू आउट सेम आता है। कंक्लूजन क्या होता है, मेथोडोलॉजी क्या होती है, और आर्टिकल का जो उसका रूट
में हम गए कि आर्टिकल कैसे आर्टिकुलेट से निकलता है, इंटेलेक्ट, साइंस, थीसिस, एंटीथीसिस और टॉपिक के ऊपर कैसे फोकस किया जाए, इसको अंडरस्टैंड किया। साथ में हमने उस लेक्चर में ये भी समझा कि फिलोसफी जो है वो हमारी एबिलिटी टू कॉन्सेप्चुलाइज थिंग्स को कैसे प्रमोट करती है। और आपने सर थ्योरी ऑफ कॉजेशन के बारे में भी उस दिन बताया कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। और कल सर हमने कल के सेशन में हमने ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी के बारे में पढ़ा, लैंग्वेज, फिनोमोलॉजी के बारे में, और एथिक्स और मोरालिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। सर ये सब किया, अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। मैंने एक आउटलाइन देने की कोशिश की है ताकि फटाफट रिफ्रेश हो जाए सबको। सुनने से लगता है कि काफी डिस्टेंस एंड माइलेज is gained within these 4 days, and thank you Abhimanyu Dev Singh ji, and anyone further willing to make any attempt, he is invited in English particularly. कोई आप में से online offline, if anything is left, or your way of interpreting what we have done so far in last 4 days, particularly in my sessions. Good morning, Sirji. Yes. Excuse me, Sirji. May I say something from my side? Be little loud, huh? Yeah. In one of your sessions, you talk about integrity in research. So at that time, I felt that integrity is nothing but it talks about our morality or our ethics in research. So yesterday we talked about ethics as well as morality or moral. So for me, I think if we are talking about the distinction between morality as well as ethics, here I would like to touch on 4 different points. So I think it will help us to make our distinction clear. So first, ethics is something that is externally finalized, and then morality is individualistic idea. And then the second point is that for me, I think ethics is less reliability because it is externally finalized. So even we do not have willing to follow that, but according to the society direction, we have to follow. But as far as morality is concerned, it is more reliability because it doesn't rely on whether we have willingness or not, because it is totally related to our inner voice. Then third point is that I think ethics is more artificial because it is totally externally finalized. And then on the other hand, morality is more genuine so that we can rely on it. And then last point is that, for example, on your dressing code in a workplace, there is no any choice for us because we have to follow the dressing code because it is already, as I mentioned, that it is externally or socially finalized rules. Then on the other hand, for example, we like to put on our traditional dress because we love that one. There's no any external force. I think these are the points that we help us to distinguish between morality as well as ethics. That's my views. Thank you, sir. And finally, I think because we are attempting and started with the philosophy and how philosophy is inalienable in our mode of thinking, inalienable and involved in every way of finding wise wisdom, thoughtful and conclusions in our searching that would be enriching our research. So anybody would like to attempt for that also? अच्छा जी, चोरी तो कभी लेके गए नहीं है, इस बार लेके जाएंगे। हाँ। Kumar Rahul Ranjan, who is joining with this ID, make yourself mute or make your video on. You are not supposed to talk something else when classes are on.
नमस्ते, प्रणाम गुरु जी। हाँ नमस्ते, प्रणाम। To see the unseen, to know the unknown, and to realize the unrealized one. That is the basic spectrum or broad circumference which I am going to touch upon concerning philosophy. So far as the stage of doctorate of philosophy, as it was lectured by you, I think that philosophy is not only just to see, rather to perceive, to conceive, to conceptualize according to your point of view. And in this perspective, wherein philosophy paves the way to probe into the inner psyche, to probe into the internal world rather than external, in terms of transcendentalism, spiritualism, or so many terms. Its basic aim and objective is to find out the truth, the absolute, the infinite within the finite. And apart from these, actually there are so many branches of philosophy like epistemology, existentialism, metaphysics, etc., etc. And immediately after touching upon the branches of philosophy, it was your August lecture that I came to realize, जो नहीं दिखता परंतु उसे हमें देखना है, इसको दर्शन कहते हैं. So, in the perspective of your particular point of view, that means quotation, I must say that though there are so many branches of philosophy, there is actually Greek philosophy, Eastern and Western, but basically the basic difference between the Western philosophy and Eastern one is that our Eastern philosophy centers around God, Adatto, Ekam, Evam, Adityam, I was, I am, and I will be. Wherein Western philosophy touches upon or differentiates between two basic suppositions. One is matter, another is spirit. जिसे हम कहते हैं. कृष्णा जी, ठीक है, thank you. And basically I think finally, because we have our offline counterparts to you, scholars are here, so anybody, आप में से कोई बोलना चाहें? First upon ethics and morality. Okay, thanks a lot, sir. Thank you Krishna Paul, thank you so much. आप में से कोई बोलना चाहते हैं? क्या क्या किया 4 दिनों में? Yesterday. Hold upon, I am inviting our offline scholars here. बैठे बैठे बोलिए, माइक ऑन भी कर सकते हैं, माइक ऑन करिए. विगत 4 दिनों में दर्शन शास्त्र थोड़ा जोर से इसको ले सकते हैं, नहीं तो बोलिए. बीच में बोलिएगा. गुड मॉर्निंग सर. मैंने विगत 4 दिनों के अंदर दर्शन शास्त्र और उसके शाखाओं के बारे में अध्ययन किया, जिसमें मैंने दर्शन शास्त्र की कुछ आधारभूत परिभाषाएं और उसके विचारों को जानने का प्रयास किया, जिसमें दर्शन शास्त्र जो है और फिलॉसफी, पहले डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड फिलॉसफी को मैंने जानने का प्रयास किया. और मैंने अध्ययन किया कि फिलॉसफी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलो और सोफिया, जिसका मतलब होता है प्रेम के, ज्ञान के प्रति प्रेम. और प्रेम केवल भावात्मक चीजों की ओर हमें ले जाती है, जबकि दर्शन का मतलब हमने अध्ययन करने के बाद प्राप्त किया कि दर्शन जो है
दृश्य धातु से बना है और उसका मतलब होता है देखना, बियॉन्ड द फिजिक्स, जैसा कि आपने चर्चा किया था उसके बारे में। और दर्शन कहने का मतलब है कि हम केवल भावात्मक रूप से नहीं बल्कि क्रियात्मक और ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और कर्म योग, इन सारी चीजों की ओर जो है हमें देखने की जो दृष्टि रहती है वो दर्शन कहलाता है। इसके बाद हमने दर्शन के शाखाओं के बारे में अध्ययन किया। प्रमुख रूप से दर्शन के 3 प्रमुख भाग हैं, जिसे हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और एक उसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। और तत्व मीमांसा जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, उसके अनुसार जगत, आत्मा, जगत का निर्माण कैसे हुआ, अगर निर्माण हुआ तो निर्माण किसने किया, अगर निर्माण किया तो ईश्वर ने किया, आदि चीजों के बारे में जो हमने अध्ययन किया वो सारे चीजें मेटाफिजिक्स के अंतर्गत। और उसके बारे में और भी हमने कहा कि किसी भी चीज को जब मैं अध्ययन करते हैं तो उसमें हम मेटाफिजिक्स के का चीज उसमें देखते हैं। चलिए, और कोई बोलना चाहता है? आगे बढ़ें। Good morning, and I would like to say something. पास में मैं कल नीति शास्त्र के बारे में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मतलब पढ़ते वक्त मैंने 2 शब्दों का अध्ययन किया, खासकर जैसे एक नैतिक आदर्श था और नैतिक मूल्य। तो जैसे नैतिक आदर्श तो ये हो गया कि जैसे कोई भी उचित या अनुचित चीज या अपना नाम बता दीजिए। हो तो आपका नाम जानना चाह रहे हैं जो ऑनलाइन है। माय नेम इज शिवराज रुद्र। शिवराज रुद्र किस विषय से हैं ये भी बोलते हैं? फिलॉसफी। फिलॉसफी वाले हैं। तो ये नैतिक आदर्श तो मतलब समझ में आई, बट जैसे अगर नैतिक आदर्श और नैतिक मूल्यों के बीच में थोड़ा सा अंतर करना, तो मतलब वो मैं सही से समझ नहीं पाया। तो आई वुड आस्क। देखिए, जो फिलॉसफी और दर्शन that we are concerned here is particularly how we can be in our research material, in our research process, in our research aptitude, in our research instinct. We can frame our mode of thinking. Enough philosophizing it means whatever the wisdom is there in, wise there is in our material, that we can come upon and like we can extract. So a mode of thinking, mode of whole way of research, that way we are aiming towards understanding what is philosophy. Philosophy could be at large so vast and means it will take time to go through all kind of philosophy and philosophizing, but particularly in research. And for that purpose I took the example of various philosophical quotes of great philosophers who are considered with regarding to giving philosophies of different kinds. And one of the examples I have given of Tagore, maybe the Mahatma Gandhi, maybe the Radhakrishnan, maybe the some many foreign philosophers like Immanuel Kant, and in Indian tradition also like the Mahatma Buddha, like the Jain, what are their famous quotes? So framing our mind to locate and to reach up to the wisdom which is contained in those philosophical prepositions, sentences, or philosophical truths. So that way we are concerned here with the philosophy, so that whatever we are reading, our mind instantly and immediately able to find out what exactly is the truth, what is the methodology is involved, what is the mode of knowing it, which could be its epistemology, and what is the substance or what has been established as a truth in this whatever we are reading, maybe paragraph, maybe article, maybe book, or so on and so forth, being as our research material.
I am talking or concerned with the research material. I am not telling you are reading some established philosophical thing and willing to extract out some more thing from there. Maybe you are capable or maybe you are able, but I am concerned here with the research material. So that way we are trying to understand what exactly the philosophy and how useful is philosophy, and therefore thereby why this is the degree is called the doctorate of philosophy in each subject, when we are able to reach its culmination and wisdom and accumulating it within ourselves, and are able to propagate in the form of thesis or research to others also. So that way it is an elevation, it is a degree going little higher. And degree does also mean that this is the light which is given from our intellect, and it is for others to see in this light, in this perception. It is my mode of interpreting the ideas or thoughts, so that others may be benefited or illuminated. So that way it may be my philosophy, that way it is my thesis, my submission, my ideas, my way of perceiving the whole theorizing or theories or principle. Maybe by your own idea it could be formed. So that way we are understanding philosophy and mode of how the literature, how the words, how the theories, how the सिद्धांत सिद्धि अंत यस्य कैसे बनते हैं, इस विषय पर हमने बात की. तो एक 4 दिन में काफ़ी चर्चाएं की जैसा कि प्रारंभ हुआ, और hope so you will be carrying forward more on this topic, and time to time we shall be, whenever we have the time, we shall be again going back to find out the stock of our position on our understanding of the research methodology and research and publication ethics. Now we come back to the second topic. You may open the syllabi which is given to you, syllabus, this research and publication ethics, and second topic, second unit or second credit course unit that you can see, that is the scientific conduct, and 5 hours are supposed to be devoted on this. It is also visible on the screen there, who are here offline, and I also make it presented before our online also who are here. And introductory we shall begin with, this is I think visible to all. सभी को दिख रहा है? Yes sir, yes sir. So this is the research and publication ethics, RPE 02, scientific conduct, ethics with respect to science and research. So we are linked with what we have discussed yesterday. We try to understand what is the science, how the science are formed, what are the scientific methods, and what exactly is the ethics. So in general, those all formulations which could govern as a principle, as a code of conducts for science and research both. Then second we have, I am just introductory taking all 5 points here for today's purpose. Intellectual honesty and research integrity. This integrity we have already touched upon earlier, and we will explore more on this topic here. And intellectual honesty. Then scientific misconducts, falsification, fabrication and plagiarism. This is FFP. And 4 point is redundant publications, duplicate and overlapping publications, salami slicing, and finally selective reporting and misrepresentation of data. These all points, 5 points, are related with conduct, and particularly scientific conduct. It is particularly, this word is added here prior to conduct,
as specifically it is defined like what is the intellectual honesty, what is the research integrity, what is the falsification, fabrication, and plagiarism, and what is this redundant publication. So which topic out of these five you wish that we should start with? Sir, I think from the first one itself, because yesterday we were talking about ethics. Ethics with respect to science and research. If I may submit this. Fine. Or others views? Yes, sir. Ethics, because ethics is the foundation itself, so that we can understand what are the conduct to be followed and practiced for entire research purpose. So if we start with ethics, it will be more highlighted towards the end of the entire 5 hours schedule of it. Fine. Let me also add one thing, because this syllabus is common to all, not only to the arts and social science, mainly humanities that we are all here, but to science, engineering, management, all medical science, all others who are research scholars in other streams. So particularly whenever we are telling about the ethics with respect to science and research, what could it mean? Any idea? Yes, sir. Possibly, that science not only as a subject of physics, chemistry, but science in terms of the scientific attitude of the research. Like we discussed the scientific, how the research becomes scientific, it has to be very objective. So I think it is in connotation with that also. थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको और स्पष्टता होगी कि साइंस रिलीजन से या साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज ये अलग अलग कैसे हो गए। पहले जैसा सुनते थे, जो रेनाइसेंस पीरियड हुआ उसमें जो सन है दैट इज रिवॉल्विंग ओवर द अर्थ, and Galileo told something else. So he was to prove it, but that religious people and that majority who used to believe, what did they do? क्या किया उन्होंने? Sir, he burnt him alive. Okay, sorry. Not burnt him alive. सर यही पढ़ा हमने। अच्छा, बाकी दूसरे लोग क्या किया गैलीलियो के साथ? बोले सर, जो रिनेसेंस पीरियड आया था उसमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म किया गया। हाँ, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, रिनाइसेंस जो पीरियड 16th सेंचुरी में वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ, वो रिनाइसेंस क्यों कहलाता है? पुनर्जागरण का काल। जागरण का क्या तात्पर्य है? किस चीज से जागते हैं? प्रकाश से। तो प्रकाश मतलब ज्ञान से। ज्ञान से अभिप्राय है कि पहले जैसा समझते थे, जिस आधार पे समझते थे, उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया, और जिसने किया और स्थापित किया उसमें एक उदाहरण मैंने दिया, जैसे गैलीलियो ने कहा, या कोपरनिकियन जो रिवोल्यूशन कहलाता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? Yes, sir. It was the revolution. Let me speak. Fine. तो ये सारा का सारा जो ये कहला रहा है ना, ethics with respect to science and research, it is concerned with that history, means it is coming from there, because whatever from where the science is separated from religion, and it was established as a more reliable way of knowledge for welfare of all and for forwarding furtherance of knowledge, that could be
more reliable, more stable, more factful and practical also, and objective. That way how the science got separated. And this all whatever I have just uttered, reliable, factful, objective, methodology is there, conclusions can be verified by all in all times. It is just not like that ki Pope or somebody else or some book is telling ki so and so is the fact. So that is not the case. Whatever find in experience, in a common sense, how the science is based upon experiments and conclusions, practicals. So this is what is the way of going with methodology, that we say specific methodology of observation, of the tabulation, of the hypothesis, and finally this hypothesis, which may be the principle for others who have got them with their experience. For the beginners it is a hypothesis, but it may be proven upon as a conclusion through scientific methodology. This is how the general, or it is generalized as a science, and in an umbrella we say as a science when it is concerned with the physical norms and laws, it is a physics. When it is concerned with the chemicals or chemistry or other nature science, other their relative nature, so it was developed as the chemistry. Or it is concerned with the bio or lives, it is the biology, and so on and so forth. So these specific methodology gradually got more evolved, more established, more explored, and more rules or principles were established, particularly on each and every specificity which is ruling that say physics or chemistry or science or biology. So that way science got enriched and has contributed immensely, and so much it is इतना ज्यादा घुला मिला है आज हमारे जीवन के साथ कि विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। तो इन सब पिछले हम 500 वर्षों के इतिहास को देखते हैं, तो इसमें जिन बातों को रखा गया उनसे विज्ञान समृद्ध हुआ, जीवन समृद्ध हुआ, और जो सिविलाइजेशन है, जो मानव सभ्यता है, वो विकसित हुई। उन सब के कारण एक साइंटिफिक जो एथिक्स है उसके विषय में हम समझते हैं, हम जानते हैं, या हमें जानना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज रिलेटेड विद द एथिक्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस। विज्ञान कैसे बनता है, उसको जैसे बना है वैसे बनाना चाहिए। उसके जो मेथडोलॉजिकल नॉर्म्स हैं, दे आर द एथिक्स ऑफ द साइंस। जब विज्ञान में हम जाते हैं, बात करते हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? फर्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट क्या है विज्ञान का? व्हाट इज द फंडामेंटल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर साइंस? व्हाट इज द फंडामेंटल एथिक्स फॉर द साइंस? बताइए। जिसके बिना विज्ञान नहीं हो सकता। सर ऑब्जेक्टिविटी सर। यदि हम एपिस्टेमोलॉजिकली बात करेंगे, एथिक्स की दृष्टि से बात करेंगे, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रुथ तो जो है साइंस में देयर इज नो फाइनल ट्रुथ। होता है या नहीं होता? तो फॉर अभी तक जो ज्ञात समय में, ज्ञात उपकरणों से, ज्ञात माध्यमों से, ज्ञात ज्ञान के स्रोतों से, ज्ञात ज्ञान की सीमाओं से जितना हम जान सकते हैं, और जितने आखिरी तक जो हमने जाना है कि यही इसमें देखा जा सकता है, वो आज का, अभी का वैज्ञानिक सत्य है और तथ्य भी है। कल कुछ और यदि होता है तो इट मे बी रिवाइज्ड फैक्ट्स एंड रिवाइज्ड ट्रुथ। So objectivity is today also, and objectivity shall be tomorrow also.
So the objectivity is there, and how this ethics could be formed with objectivity means all people should make the similar kind of practices, similar kind of instruments, or similar kind of way of progressing and forwarding with their experiments with certain kinds of scientific principle or scientific rules which are governing. So this is what is the primal, as I consider, with regarding to the ethics of science, and we may further expand with all kinds of ethical practices which are related with the science. अब विज्ञान में और हम इसको आगे जो है प्रसारित कर सकते हैं, जिन जिन चीजों की महत्वता है, जो इम्पोर्टेंट है साइंस में, उस दृष्टि से उन सब का पालन, क्योंकि एथिक्स जो है नीति जो है ले जाती है, और ले कहाँ पे जाएगी, वो विज्ञान बनाने में। और विज्ञान तब बनेगा जब हम सारी चीजों का पालन करेंगे जो अवैज्ञानिक नहीं है, अनसाइंटिफिक नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि दे आर हियर से, जिससे विज्ञान अलग होता है, मतलब वो केवल कही बातें नहीं है, वो प्रमाणित बातें हैं। तो जो एक इंडिविजुअलिस्टिक है, एक सब्जेक्टिव एलिमेंट है, एक कल्पना है, उन सब से अंततोगत्वा विज्ञान की विधि, विज्ञान की नीति, एथिक्स जो है वो उनसे अलग है, सेपरेटेड है, अलग होनी चाहिए, नहीं तो विज्ञान बनेगा नहीं। क्या बनेगा? एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Agreed. Yes, sir. So here in our research, because in humanities and social sciences broadly had become the sciences, because we are also taking the study on groups and then observing their behavior, their habits, and their reactions, and then formulating a kind of studies and conclusions. So it may be the social sciences, but even in arts, humanities, linguistics, इसके विषय में क्या कहेंगे? इसको तो विज्ञान नहीं कहते हैं ना, कि कहते हैं? या ये विज्ञान हो सकता है? सर विज्ञान हो सकता है, ये विज्ञान हो सकता है एक बात है, और विज्ञान है दूसरी बात है। विज्ञान तो हर एक चीज हो सकती है जब वो वैज्ञानिक तथ्यों पर और निष्कर्षों पर और वैज्ञानिक विधि के द्वारा सभी के द्वारा देखी जा सके। I repeat, there is something which is science, there is something which could be scientific. These are two different things, and everything could be scientific or proven on scientific ground and scientific methodology, as long as it is available factfully, as long as there are the proper and common methodology, and as long as there is objectivity for gaining or for seeing or for realizing the same conclusions. So as long as we can maintain the similar code of conduct, similar rules or regulations, it could be our ethics of science in our research. Agree करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Agree. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes, yes. Agree, sir. Agree. और इसमें So far as the linguistics is concerned, it's the scientific study of speech sound. it is a scientific study of Languages along with speech sound, like phonetics or phonology or morphology. Of course, in the realm of languages, we may further expand, or how scientifically we can interpret our language, analyze the linguistic philology or philosophy of language, how the language itself got evolved, the history of language, then the science involved in the language, science or phonetics,
So it will be further, and not only it is limited, how we, our body itself make the sounds, how our mind or our ears get the this waves, then they process it and the mind process it, and then we understand it, and how this audio is object and so on and so forth. तो वहां पर भी सारा साइंस मिलेगा। अब ये सारा जो वॉइस uttered from my mouth through my tongue, and voice vocal cords, and coming through, changing from the this electromagnetic waves going from the wire to unwired through the internet, then again converting, and you are listening and coming to your ears and processed by the brains. So this is science is involved. Lekin beyond to that there is something more also. So anyway, तो ये सारी चीज़ों के विषय में जब भी आप जाएंगे, इनलार्ज होगा कोई भी विषय, और जहाँ तक उसकी मेथडोलॉजी है, उसकी यथातथ्यता है, एंड फाइनली दोज थिंग्स विच आर, अगेन इफ आई एम अलाउड टू यूज द वर्ड कॉमन वेलफेयर, और in general, if at all any possibility or any word we can say, सभी के लिए सभी समयों में हमेशा उपयोग में आने वाला सत्य, इस पर आधारित जो हमारा एथिक्स होगा वह है वैज्ञानिक एथिक्स होगा, और उस पर आधारित जो रिसर्च होगी दैट विल बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग कंक्लूसिव आवर वे ऑफ searching, or is our research. Something this way we can understand ethics with respect to science and research. और आप इसमें कुछ जोड़ना कहना चाहते हैं, you are invited. Then we will proceed to next. Yes, sir. So there is in the science also that research, after that being a new development in the science, the theory of the last science is being destroyed, and new theory is always coming in the field of science. But in the research of the arts, we don't cut up the theory. We continue those theory, so that is the most difference between the social science and your general science. So always from time to time, we cancel the theories, because that time that theory was okay. But when the time rolls and a new theory comes out, when after the practice we get a new theory, then the old theory we destroy it. So that's it. So there is a difference between the science and this one in the. सीधा सा एक प्रश्न है कि शोध या रिसर्च and research methodology, how much it should be scientific, how we can make it scientific, and accordingly the code of conduct, ethics and morality should be maintained. This is what is intention here. Yeah, right? But nowadays there is no morality, sir. That is the thing, is that no. Morality. This should not be told about a generalized statement for all. Yeah, that morality is going down and down. Even so, there is no question of morality. What for we are here and why this paper is there? Yeah, paper is there. That's okay. We accept it as a paper. But the main thing is that when we talk about the morality, and you as a researcher or the moral research or moral agent in research, so you are to safeguard it instead of telling this thing. Yeah, that is the thing I'm telling you. You have to safeguard it, but the morality is getting down and down, and ethic is there, but people are not following. कहा गया है कि धर्म का, जो महाभारत में भी कहा गया है कि धर्म के जो है 4 पैर हैं वृषभ के समान, और एक पैर जो है उसका हर एक युग में कम होता जाता है, तो कलयुग में केवल एक पैर से खड़ा है. तो एनीवे दैट इज अनदर थिंग. So anyway, we are concerned with the research. आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, जो ऑफलाइन. नहीं, ठीक है सर. Now very nice class, sir, and it's going very nicely on the step by step. It's a very good one. Thank you, sir. Okay, fine. Thank you. Thank you, sir. कुछ और?
आया समझ में क्या पढ़ा? अच्छे श्रोता बनने का प्रयास कर रहे हैं हम, अच्छा रिसर्चर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। So is there any particular ethics that should be followed during research? Of course, it is pertaining to your own topic and your own, you say, database or resources that you have taken for your as a matter or your collected matter. So that way you can devise a methodology specifically pertaining to your area of research. I will follow this code of conduct, this ethics for my research. Why? Because So where it, do we find those ethics? how then the ethics is formed? Now the question is, my scholar is making the question, where do we find that those ethics which will concern with my database of research and my resources of research? How I will find out that ethics? Actually, this is not to be find out, this is to be within us. That is what we are aiming to. Where ethics is existing, where the morality is existing in the books, in the resource material, where the concept is there. Concept is in the book or in our mind. Where the morality is there. Morality कहाँ है? पुस्तकों में. पुस्तकों में ethics है. Morality हमारे पास. Excuse me, sir. हाँ. So, but there has to be some code of conduct or ethics that can derive our quest towards science. So, can you just elaborate on that so that we can get clarity on that? It is already elaborated. That is what I have asked for your choice from where we should start. And if you will again see the syllabus, it is written misconducts, falsification, fabrication, plagiarism, redundant, overlapping, slicing, selective reporting, misrepresentation. When you will avoid it and you will stick to the intellectual honesty is there, integrity is there, so your own ethics will be formed there. Okay, is sir. it right or not? Yes, sir. ठीक है. Right, sir. पहले ही पूछा था Yes, कहाँ sir. पे प्रारंभ है? That is the main point. Yes, sir. That is the main point, sir. हाँ. जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक एथिक्स को लेकर के मैं अपने रिसर्च को पूरा कर लूं. थोड़ा जोर से बोले. हाँ. जैसे इन्होंने बोला कि मैंने एक एथिक्स को लेकर के मैं अपने रिसर्च में उसका स्थान दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी से मतलब अटैच हो जाएगा, तो मेरा रिसर्च एकांगी हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव का अभाव भी रहेगा सर उसमें. आप तो प्री सपोज कर रहे हो कि आइडियोलॉजी से इन्वॉल्व हो जाएगा. क्यों इन्वॉल्व हो जाएगा आइडियोलॉजी से? वेयर यू आर कंसर्न विद एनी आइडियल, आर यू कंसर्न विद एनी आइडियोलॉजी? नो. Then how do you know कि I am concerned with any ideology? Means you yourself is concerned with the ideology. नहीं, जैसा इन्होंने कहा कि एक एथिक्स को अगर लेकर एक ethics नहीं है. Ethics is not a one. Ethics is general something. आप रिसर्च अपने लिए कर रहे हैं. रिसर्च किसके लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? नहीं, सोसाइटी के लिए भी नहीं कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, अपने संस्थान के लिए भी कर रहे हैं, अपने विषय के लिए भी कर रहे हैं, समाज के लिए भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित हो. These all things are in our foresight, and therefore the ethics is not the personal one, not the group one, not the social one, not the countrystic या किसी नेशन वाइड. इट इज अ जनरल एंड वेलफेयर फॉर ऑल. तो ग्रेजुअली इसमें एलिवेशन है ना. सो एथिक्स जो है वो सारी चीजों से, मतलब जो टेस्ट, जो पूरे 6 रस हैं, वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं. एक आइडियोलॉजी का कुछ तो अपना एथिक्स होता है. एक आइडियोलॉजी है तो उसका भी तो कुछ एथिक्स है. वो आपको जानना चाहिए और उसके प्रोज एंड कॉन्स वो भी जानने चाहिए, और तब तक जानते रहना चाहिए जब तक कि आप उसमें अपना एक कंक्लूजन नहीं निकाल पाए कि ये ज्यादा सही है. हाउ यू विल प्रोसीड? तो एज ए रिसर्चर हम लोग को वही तो क्लियर करना है कि
बीच में अपना अपने को भी मत ना आ पाए और निष्पक्ष फिर रिजल्ट हम लोग दे पाए। ठीक है। वही तो सीखना है। Any one of you willing to tell something more? Our online lost network. क्लास ओवर हो गया, सर चले गए। नहीं नहीं सर उपस्थित है, इंटरनेट चला गया था। Sorry, sir. sorry Sorry, sir. misinterpretation. Internet के लिए I have got 3 internets here. You can see this one is Geo5 which was giving you the internet. Now it has gone. So now I am using the mobile, and another is the Wi-Fi of the institute. So you are all secure with all teaching ethics and morality. That maximum I need to give you. Yeah. Thank you, Not sir. to Thank you. blame somewhere. Thank you, sir. So this is what is the practice. Secured by all means. And Secured this is by what all should be means. done. Good, sir. Thank you. Fine. This is how the subject, and this is how the learning, this is how the discussion is enjoyable. And it should be like that in our further endeavor also, जहाँ हम लोग concern होते हैं, जो कार्य करते हैं. Anyway, so it is 12:27. I think we have discussed almost around going to be 1 hour. So intellectual honesty and research integrity is like that also. And tomorrow or onward in our session, we will expand to further points: falsification, fabrication, and plagiarism, and redundant publication, duplicate and overlapping publications, and the salami slicing, selective reporting, and misrepresentation of data. You can also explore these points. So overall, I think we are going fine, and I expect whatever we have discussed at the beginning of each session, we will refresh ourselves. Okay? Certainly, sir. Certainly. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, लग रहा है? sir. Yes, sir. लग रहा है? Yes, sir. जी सर, जी सर। जी सर जी जी सर जी सर। जी यस सर जी सर, अच्छा लग रहा सर। इसकी जो recording हुई है, that is useful. Means Yes, last sir. 2 days I shared its recording. Yes, Yes, sir. It is very useful. थैंक यू सर सर बुक्स मेंशन करते थे फिलोसफी से रिलेटेड। Yes, सर बुक्स सर्विस रिकॉर्डिंग books. फिलोसफी से रिगार्डिंग सर बुक्स। Philosophy regarding books, there are so many books. What actually, I think internet is the best and fastest medium to explore particular points in your syllabi and to enrich yourself. And what I invite you from the very first day to come up with your queries and questions. So wherever you have gone further, that क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो सुनने से ज्ञान होता है ना, तो श्रवण मनन और निधिध्यासन ये 3 नहीं होते, केवल कान ही होते, फिर नाक और कान और दिमाग की जरूरत नहीं होती है। जी सर। तो आपको बोलना भी है और करना भी है, और मेकिंग योरसेल्फ स्ट्रेंथन आल्सो, एंड दैट इज Yes, sir. आल्सो पार्ट ऑफ माय moral ethical conduct also, to make you that, यानी आपको उतना उस स्तर तक या उस लेवल तक या उस सक्षमता तक आपको सक्षम बनाना, ऐसा मेरा प्रयास, मतलब ऐसा मेरा सोचना है। प्रयास तो हम लोग सामूहिक मिलकर करेंगे।
So anyway, Sir, Okay, sir. Okay. sir, actually, I had to ask one thing. Actually, there's always a confusion regarding this link thing. So, are we continuing with this link, or will it change, sir? Because always there is a confusion in the beginning. देखिए आकाश जी, कंफ्यूजन तो आपने रखा है। मैंने तो जब लिंक दिया था तब मैंने कहा था कि as long as I am taking the class that will be the same link, जब मैंने WhatsApp ग्रुप पर डाला था। Okay, sir. So there is no confusion onward to that unless it is confused. So this is one thing. Regarding to tomorrow's class, so I may not be tomorrow, somebody else will be taking tomorrow, and Monday also I will not be there. And so the timing is 11:30 or is it 11? So like class usually starts from 11:30. अरे ये तो अच्छा है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, कम से कम विषय के प्रति ट्यूनिंग तो होती है। Yes sir. यहाँ पढ़ना है, कुछ समझना है, कुछ आगे बढ़ना है। ट्रेन की प्रतीक्षा किए बिना यदि ट्रेन आगे खड़ी हो जाएगी तो फिर कैसा रहेगा? Okay sir. Okay. एयरपोर्ट पर जाते हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, तब तो थोड़ा बैठने में अच्छा लगता है ना प्लेन के अंदर। Yes sir. प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। Let us enjoy our waiting also in that way. Okay, okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. For smiling and thanking you all again. Okay, sir. Thank you. कल जो पढ़ाएंगे। Thank you, sir. Thank you, sir.